चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छूटा हुआ टॉपिक है, उसे कवर कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब चीज़ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जो वो कवर कर लेते हैं, वह है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब उसका फ़ायदा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फ़ायदा है। तो पहला जो है वह है इट टेक लेस एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत कम लगता है। दूसरा इट टेक लेस टाइम, जहाँ एनर्जी कम लेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे टाइम भी बहुत कम लगेगा। और जो थर्ड नंबर पॉइंट है वह क्या है, अकर इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फेवरेबल कंडीशन में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या है, पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है इसके बारे में। और जो चौथा नंबर पॉइंट है, सॉरी इसमें जो पिक्चर में क्या हो गया है कि 4 के जगह पे 5 लिखा गया है। तो वहाँ पे क्या है, इट रिक्वायर्ड सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट्स का काम होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और इसमें जो 5वां पॉइंट है वो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल मतलब क्या है, जनरली तो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो जन्म लिया वो मरता है। तो हाँ, यहाँ पे मरता है, लेकिन क्या होता है इसमें, देखिए कि एग्जांपल लेते हैं एमीबा में। एमीबा का एक पेरेंट सेल है, वह क्या हुआ, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। लेकिन क्या हुआ कि वो डिवाइड हुआ, मतलब वो खत्म नहीं हुआ, क्या कर गया, वो डिवाइड, मतलब एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में आगे जाके बन गया। इसके कारण इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, इमॉर्टल हो गया। वो क्या हुआ, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इसका ऑर्गेनिज्म जो होता है इमॉर्टल होता है एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग में। तो चलिए अभी तक हम लोग ने एडवांटेजेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ चुके हैं। अब आते हैं अपने बाकी वाला टॉपिक में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सॉरी, एसेक्सुअल तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है कि एसेक्सुअल, पहले तो पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद पढ़ा कि वो कितने टाइप के रिप्रोडक्शन है, मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़ने के बाद एसेक्सुअल का हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो एसेक्सुअल में मैंने पढ़ा कि एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल का टाइप्स कितने होते हैं, और टाइप्स के बाद उसका एडवांटेज अभी तक हम लोग ने जान चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दोनों टॉपिक हम लोग रिलेट करते चलेंगे। मतलब ये सेक्सुअल को भी रिलेट करेंगे साथ में, क्योंकि इससे रिलेट करने से आदमी को ज़्यादा समझ में आता है। और एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा लेक्चर सुनने से पहले क्या कीजिएगा कि आप जनरली एक एनसीईआरटी बुक लीजिएगा पहले, और उसे पूरा आप रीड कर लीजिएगा। पहले पूरा पढ़ लेने के बाद हमारे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, तो आपको खूब अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मतलब इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। इसका मतलब कि जनरली क्या होता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल का उसमें कोई तो ज़रूरत ही नहीं होता था। मेल भी रिप्रोड्यूस कर जाता था, फीमेल भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब उसमें कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस है, मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है 2 पेरेंट्स का। और एसेक्सुअल में क्या होता था कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था, और उसमें मेजोरिटी क्या होता था कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। मिनोरिटी मतलब कोई कोई में क्या होता था कि गैमेट फॉर्मेशन होता था, लेकिन वो गैमेट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता था, मतलब उसके अंदर ही रह जाता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स आके एक साथ थे, फ्यूज हो जाते हैं, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता था। अब क्या होता है कि उसका जो एसेक्सुअल का जनरली हम लोग बात किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि उसका जो प्रोड्यूसिंग, मतलब जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे उसे हम लोग क्लोन कहेंगे। क्लोन क्यों कहे थे, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम होता है अपने पेरेंट्स के। एग्जैक्टली सेम का मतलब मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, बायोलॉजिकली वो क्या होता था, अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता था, इसलिए उसे हम लोग क्लोन कहते थे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। क्यों वेरिएशन आता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मेल का भी और फीमेल
का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके कारण क्या होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो बेबी हम लोग को मिलता है उस पर क्या होता है वेरिएशन, मतलब कुछ पेरेंट्स कुछ मेल का उसमें कैरेक्टर आता है, कुछ फीमेल वाले का फीमेल कहने का मतलब है कि कुछ अपने माता से आते हैं कैरेक्टर और कुछ पिता से क्या होता है कि कैरेक्टर आता है। मतलब जैसे कि लोग कहते नहीं है कि तुम्हारा आँख जो है अपने पापा जैसा है, मुंह किसका जैसा है अपने माँ जैसा है, नाक किसके जैसा है अपने पापा के जैसा है। तो ऐसे ही कहने का मतलब यही है कि मतलब इसमें कुछ वेरिएशन होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स का नहीं होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो सकता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है और हायर एनिमल में भी होता है। और सब में क्या होगा सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन, सभी में क्या होगा कि सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। मतलब रिप्रोडक्शन एक इसका पैटर्न जो होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नेसेसरी है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आके जरूर फ्यूज होंगे तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब समझते हैं पैटर्न का मतलब क्या होता है। पैटर्न मतलब समझिएगा, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आप एक एटलस का साइकिल लीजिए या हरकुलस का लीजिए या BMW का लीजिए, मतलब कोई भी साइकिल लीजिए, उसका चक्का कोई देखा है कि इसमें एटलस में हरकुलस में कम दाम वाला है तो इसमें गोल होता है, BMW वाला में चरकूट होता है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका क्या है कि पैटर्न ये है कि चलने के लिए, रोड पे चलने के लिए क्या होगा, उसके रोड पे चलने के लिए क्या ज़रूरी है, सर्कुलर साइकिल को के चक्का का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक वो गोल नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं। मतलब BMW वाले को भी गोल होना है और हरकुलस वाले को भी गोल होना है। मतलब कहने का मतलब यही था कि पैटर्न मतलब वही रहते हैं, मतलब हायर प्लांट में भी फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा, लोअर प्लांट में भी फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा। अब समझते हैं डिफरेंट फेजेज इन सेक्सुअल हैं, कौन कौन सा फेज होते हैं। तो फर्स्ट जो फेज होता है वो जुवेनाइल फेज होता है, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है और लास्ट जो होता है वो सेंसस फेज होता है या सेंसिट फेज होता है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है जुवेनाइल फेज, तो आइए समझते हैं उसके बारे में। फर्स्ट फेज होगा वह होता है जुवेनाइल फेज। तो आइए पहले समझते हैं जुवेनाइल फेज क्या होता है। फेज तो पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब क्या होता है कि जो पीरियड जनरली जुवेनाइल फेज बिफोर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब तक वो बच्चा क्या हो कि रिप्रोड्यूस, मतलब बच्चा कहने का मतलब जनरली हम लोग ह्यूमन से रिलेट करके चलते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना वो शुरू नहीं कर देता है। मतलब जो बच्चा जन्म से लेकर उस समय तो मतलब जब तक वो बच्चा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दे तब तक वो जो पीरियड होगा वो जुवेनाइल फेज होगा। तो मतलब जनरली कितना दिन का होगा, तो एक से ले लीजिए आप 15 साल तक जनरली बॉयज में क्या होगा, एक मतलब 0 to 15 साल क्या होगा, वो जो ईयर होगा वो जुवेनाइल फेज के अंतर्गत जाएगा। मतलब जुवेनाइल फेज मतलब जो पीरियड, मतलब सिर्फ उस समय क्या होगा कि बच्चा का ग्रोथ होगा शरीर में। और प्लांट में क्या होगा, इसी प्लांट मतलब जो ग्रोथ पीरियड को प्लांट में हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें पत्ता आएंगे, धीरे धीरे इसमें स्टेम आएंगे। और हाथी में मेल में क्या होगा, मेल और फीमेल में क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि वो ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आएगा। मतलब पहले बच्चा रोड पे मतलब 4 पाँव पे चलेगा, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे स्कूल जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, और तब कॉलेज जाने का जब समय आएगा तब हम लोग का सेकेंड फेज आएगा, वो है रिप्रोडक्टिव फेज। तो आइए समझते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज तो हम लोग ने समझ गया, मतलब कब जो ग्रोथ पीरियड होता है, जनरली जो ग्रोथ पीरियड होता है बच्चा का उसी को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। कब से, बर्थ टू जनरली 15 ईयर तक, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। जनरली रिप्रोडक्टिव फेज 16 से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं पहले रिप्रोडक्टिव फेज होता क्या है। पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो उसमें क्या होता था जुवेनाइल फेज में कि रिप्रोड्यूस, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो वो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैपेबल हो जाएगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए। और ये तो हुआ
अब देखते हैं प्लांट में, इजली सीन इन हायर प्लांट व्हेन दे कम टू द फ्लावर। हायर प्लांट में क्या होगा, जनरली उसमें क्या होगा प्लांट लोग में कि उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी फ्लावर होते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हमेशा नहीं दिखाई देता है, मतलब उसमें एक बार ही दिखाई देगा या बहुत साल के बाद उसमें फ्लावर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कौन। फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना, फॉर एग्जाम्पल बम्बू प्लांट वंस इन लाइफ। बम्बू प्लांट में क्या होगा कि वो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर करेगा, मतलब एक बार ही उसमें फूल आते हैं, दोबारा उसमें नहीं आता है। और एक और है जो सुरोबिलैंथस कुंतियाना, मतलब नीला कुरांजी के नाम से इंडिया में जाना जाता है, और रिप्रोड्यूस इन 12 ईयर। मतलब वो क्या होता है कि उसमें फ्लावर आएगा 12 साल में एक बार। जनरली ये नीला कुरांजी सुरोबिलैंथस कुंतियाना जनरली हम लोग को कहाँ दिखने के लिए मिलता है, हम लोग को जनरली केरल साइड में मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे उसी देखने के लिए वो हर 12 साल में क्या होता है कि उसमें फूल आता है। तो उसको वो जो फूल होता है वो नीला कलर की होता है, और ये बहुत सारे टूरिस्ट को हमारे देश में अपने तरफ आकर्षित करता है। वो इतना सुंदर लगता है, अगर रात का व्यू आप लोग कभी जाकर विजिट करोगे वहाँ पे केरल में, तो वो जैसे लगेगा कि एकदम ब्लू ब्लू जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, उस तरह से उसमें सीन लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब मेरा यही था कि कोई कोई ऐसा फ्लावर भी होता है जिसमें उसमें जैसे कि कोई एक बार ही मतलब उसमें फ्लावरिंग आया, कोई कोई में 12 साल पे आया, 14 साल पे भी आता है। लेकिन जनरली क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज में कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज में जनरली क्या हो जाता है कि उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। चलिए अब आप जानते हैं एनिमल में क्या कुछ चेंज होता है। एनिमल में देखिए रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि कुछ जनरली शरीर में हम लोग का कुछ चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम लोग ग्रोथ पीरियड में थे, अब आ गए हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या आएगा, जनरली हम लोग अपने से सोचेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज आया, तो क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब क्या हो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो चेंज हुआ ना शरीर में, तब तो हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगे, पहले नहीं कर पाते थे। तो आइए जानते हैं क्या चेंज आया। तो पहले एनिमल में देखते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक रैट, शीप, डॉग्स, काउ एंड टाइगर, द साइक्लिंग चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड द ओस्ट्रस साइकिल। अब क्या होता है, जनरली जो मैमल होता है उसमें क्या होता है कि ओस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होता है। उसके अंदर ओस्ट्रस साइकिल मतलब उसमें जो ओवरीज और ओविडक्ट में एक साइक्लिक एक्टिविटीज होता है जो ओस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है, और वो क्या होता है नॉन प्राइमेट एनिमल में शुरू हो जाते हैं। और प्राइमेट लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। जनरली हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड का नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कुछ चेंज भी आता है रिप्रोडक्टिव से, मतलब फेशियल चेंज आएगा, शरीर बॉडी में कुछ चेंज आते हैं, फेशियल चेंज आएंगे, वॉइस में चेंज आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंज आता है। जनरली देखिएगा कि जो जैसे ही बच्चा रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करेगा उसका जनरली बियर्ड आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा कि फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएगा। और फीमेल में क्या होगा, उनका ब्रेस्ट साइज क्या होना लगेगा कि इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है प्यूबिक हेयर शुरू हो जाएगा, ग्रोथ। और जनरली फीमेल में क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब रिप्रोडक्टिव फेज के समय में क्या होता है कि ये सब चेंज शरीर में आने लगता है। और हम लोग ने अभी तक समझ गया कि जुवेनाइल फेज क्या था। जुवेनाइल फेज में जनरली क्या हो रहा था कि ग्रोथ फेज था। और जैसे ही हम लोग किस में इंटर किए, रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर किए, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग के शरीर में कुछ चेंज आने लगा, जिसके कारण हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और इसमें क्या हुआ, हम लोग में कुछ वॉइस बॉक्स में भी चेंज आता है। जैसे कि बच्चा में क्या था, हम लोग का कुछ स्वीट आवाज़ था, मतलब मीठा, बच्चा का आवाज़ हमेशा मीठा होता है। जैसे बड़ा होते हैं आदमी, उनका आवाज़ थोड़ा भारी होना शुरू हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है मैमल में भी
क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल का स्टार्टिंग हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में। आइए समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा और। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज में जनरली क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही अगला फेज आएगा, जैसे सनसेट फेज जैसे ही आएगा, उस समय क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज अपने आप नेचुरली बंद हो जाता है। और नेचुरली बीच में एक टाइम और आता है जब जिस समय बंद हो जाता है, कब, वो प्रेगनेंसी के समय, मतलब जब वुमेन क्या होती है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस समय भी क्या होता है कि पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है कि स्टॉप हो जाता है उनमें। फीमेल में क्या हो जाता है, फीमेल स्टॉप हो जाता है जनरली जब बच्चा फिर प्रोड्यूस हो जाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक बच्चा के जन्म लेने में कितना दिन लगता है, जनरली एक बच्चा के जन्म लेने में ह्यूमन में कितना दिन लगता है, 280 डे। मतलब जनरली माना जाए, एवरेज माना जाए तो 270 से 280 डेज में क्या होता है कि हम लोग, मतलब ह्यूमन में क्या हो जाता है कि 270 से 280 दिन में एक बेबी बॉर्न हो जाता है, मतलब एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरी हो जाता है। अब आते हैं, जनरली हम लोग अभी तक जुवेनाइल फेज कवर कर लिए कि जुवेनाइल फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हुआ कि जनरली प्लांट में क्या हो जाता है, फ्लावर आना शुरू हो जाता है, और ह्यूमन में क्या हो जाता है कि कुछ चेंजेज आता है जिसके कारण वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं एक और जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह समझते हैं, जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर। अब जो मैंने इंडिकेट किया है CB और SB से। CB क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू, मतलब डेली, ऐसा कुछ नहीं है कि डेली आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस ब्रीडर कहने का मतलब ये है कि किसी भी सीज़न में आप, हम लोग क्या हो सकता है, मतलब ह्यूमन, जनरली ह्यूमन, हम लोग का कहने का मतलब है कि ह्यूमन, मतलब ह्यूमन क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। क्यों, ये कोई भी सीज़न में, मतलब ठंडे के सीज़न हो तो, गर्मी का सीज़न हो तो, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन कोई जो कुछ एनिमल होते हैं वो क्या होता है, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब सिर्फ ठंडे में ही जन्म देंगे अपने बच्चे को, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल, आप जनरली आप कुत्ता का बच्चा देखोगे कब जन्म लेता है, जनरली गांव में, कभी गांव में विजिट करोगे तो जिधर तिधर कुत्ता का बच्चा कब दिखाई देता है, विंटर सीजन में। इसका मतलब क्या होता है कि कुत्ता का जो बच्चा होता है वो कब ज़्यादातर जन्म लेते हैं, ठंडा में। तो इसका कहने का मतलब यही था कि कंटिन्यूअस ब्रीडर वो है जो मतलब हर सीजन में बच्चे को प्रोड्यूस कर सके, उसे कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। सीजनल ब्रीडर किसे कहेंगे, जो कि कोई एक खास सीजन में क्या हो कि अपने बच्चे को जन्म दे। अब लास्ट फेज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने कौन कौन फेज पढ़ा, इसे पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। जुवेनाइल फेज पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ लिया। अब फिर पढ़ेंगे सेंसेट फेज। तब सेंसेट फेज क्या होता है, तो यहाँ पे सेंसेट फेज जैसे ही स्टार्ट, मतलब सेंसेट फेज का मतलब ही होता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप रिप्रोडक्शन का फेज जो होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का जो क्षमता होता है, यहाँ पे आदमी धीरे धीरे अपना खोना शुरू कर देता है या बंद हो जाता है। इस समय मतलब एक समय ऐसा आया कि बच्चा ग्रोथ किया, उसके बाद उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का करना शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय रिप्रोडक्टिव फेज बंद हो जाएगा, उसे हम लोग सेंसेट फेज कहते हैं। और जनरली सेंसेट फेज में क्या क्या होता है, तो इस समय आदमी क्या होना शुरू हो जाता है, सेंसेट फेज में आदमी बुढ़ा होना शुरू कर देता है। बुढ़ा मतलब, बुढ़ा कहने का मतलब मेरा ये नहीं था कुछ गलत, बुढ़ा कहने का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी अपना स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म करने का क्षमता चला जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का क्षमता चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जनरली बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे उनका शरीर घटने लगेगा। ये ग्रोथ पीरियड आया, अब आया और मतलब धीरे धीरे घटने का भी पीरियड शुरू हो गया, उसे हम लोग सेंसेट फेज कहते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या जान लिया, अभी तक हम लोग ने जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, और उसका कौन कौन सा फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है, जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सेंसेट फेज होता है। तो जनरली रिवाइज करते हैं। जुवेनाइल फेज में अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि उसमें ग्रोथ होता है, और प्लांट में क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज, इसी को जुवेनाइल फेज को क्या कहते हैं प्लांट में, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो वेजिटेटिव फेज कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें न्यू पत्ता आना शुरू हो जाएगा,
उसमें स्टेम न्यू आना लगेगा और धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो जनरली ग्रोथ पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज की कहें। रिप्रोडक्टिव फेज किसको कहें कि रिप्रोडक्टिव फेज कब का होगा, रिप्रोडक्टिव फेज जब हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और सनसेट फेज कब कहेंगे, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग में स्टॉप हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, सनसेट फेज कहेंगे। तो ये हुआ अभी तक का आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। और आने वाले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होगा वो आने वाले वीडियो में मैं कम से कम 60-70 को मैं कोशिश करूँगा कि एकाएक करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ आके उसे देखें। और जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि ये जो टॉपिक समझने से पहले बहुत नेसेसरी है एनसीईआरटी बुक पढ़ना। एनसीईआरटी बुक पढ़ना और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करना, अगर आप ये करते हैं तो आप बिना पढ़े, मतलब बिना एक्सटर्नल बुक लिए, बिना कहीं जाए, बिना कोचिंग में भटके क्या कर सकते हैं, जनरली 85% और 90% एवं मार्क आप ला सकते हैं अपने दम पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट एवर गेस्टिनेशन पीरियड इज हेल्ड बाय द एलिफेंट विच हैज़ अराउंड 640 to 660 days एज कम्पेयर टू द ह्यूमन 280 days। मतलब आइए पहले समझते हैं गेस्टिनेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टिनेशन पीरियड क्या होता है कि एम्ब्रियो जितना दिन एम्ब्रियो को डेवलपमेंट का समय लगता है, मतलब माँ के गर्भ में एम्ब्रियो जितना दिन डेवलप्ड करता है, मतलब एक बेबी का डेवलपमेंट होता है माँ के गर्भ में, उस पीरियड को हम लोग गेस्टिनेशन पीरियड कहते हैं। तो जनरली ह्यूमन में कितना दिन का होता है, 280 दिन। मतलब एक बेबी को बॉर्न होने में कितना दिन लगता है, 280 दिन, यानी 9 मंथ। आइए अब समझते हैं एलिफेंट में कितना दिन लगता होगा। तो आप लोग कितना सोच सकते हैं, जाने सोच के आदमी देखो तो कितना लगता है। तो हम लोग सोचेंगे कितना, 300 दिन लगता होगा, 400 दिन। नहीं, इसमें पूरे 640 से लेकर 660 दिन लगता है एक एलिफेंट बेबी को बॉर्न होने में। ये रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में कि एक एलिफेंट का सबसे ज़्यादा दिन लगता है अपने बेबी को बॉर्न करने में। वो कितना दिन है, 640 to 660 डेज लगता है बॉर्न होने में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये वीडियो जो होगा वो पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेट ही करेगा, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही होगा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वही सब क्वेश्चन को हम लोग आज अपने वीडियो में समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा ज़्यादातर आते हैं, और वो सभी क्वेश्चन में एकाएक करके मैं आप लोग को समझाऊंगा कि इसका आंसर कैसे बना और एग्ज़ाम में लिखना भी कैसे है। और ये सब करने से पहले आप देखिए, पहला नंबर बात मैंने वीडियो में भी बताया था कि पहले एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छे से पढ़ें। अगर बुक पढ़ लिए हैं, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम रिलेट होता है तो मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे माय स्मार्ट क्लासेस पे, और वहाँ पे मैं आपको आंसर, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, उससे भी देख कर कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर पक्का मिलेगा, मुझे विश्वास है। और एनसीईआरटी बुक तो पक्का पढ़ें, आप पढ़ के उसका हर क्वेश्चन को बनाएं। वो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एम्स के भी लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बार बार, आज ही नहीं, आज मतलब 10 और 12 के लिए ही नहीं, और ये क्वेश्चन बाहर भी आप आगे भी पढ़ोगे, बीएससी में भी पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2012 में भी पूछा हुआ है, 2009 में भी पूछा हुआ है, 2007 में भी पूछा हुआ है, और 2018 में भी पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा के देखिए क्या है कि क्वेश्चन पेपर में उन्होंने रख दिया है।
और थोड़ा मोड़ा चेंज करके भी क्वेश्चन देंगे, तो इतना तो आप समझदार हो ही, इससे जो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा उसे आप समझ के लिख ही लोगे। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, सोचिए। तो मैंने इसका आंसर 3 पॉइंट में लिखे हैं और उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेरा जो पॉइंट है वो है मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिटी को बनाए रखता है, मतलब मेंटेन किए हुए रहता है। अब आइए समझते हैं कैसे। तो मानिए कि मेरे 2 पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा, उनके 2 पेरेंट्स दादा दादी। तो दादा दादी का आइडेंटिटी को किसके पास है? पापा मम्मी के पास। कैसे? अगर कोई जाएगा, पापा मम्मी कहीं गांव में घूमने गए, तो कोई बूढ़ा आदमी आएगा, उनसे पूछेगा कि यह नाम क्या है, तो नाम पूछता, साथ में ये भी तो पूछते हैं ना कि पापा का नाम क्या है। तो क्या हुआ इससे कि वो आइडेंटिटी मेंटेन है, मतलब उनका घर का आदमी है। इससे क्या पता चला कि उनके घर का आदमी है। अगर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं दादा दादी के बीच में, तो मेरे पापा नहीं आते, पापा नहीं आते तो मम्मी नहीं आते, मम्मी पापा नहीं आते तो हम नहीं आते। तो रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या है? मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वह है रिप्रोडक्शन मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन क्या करता है? मेंटेन करता है बर्थ रेट और डेथ रेट को। मतलब ये क्या होता है? क्या हुआ कि देखिए, अगर बर्थ रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेंगे ही नहीं। ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जो आदमी है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा? मरने लगेंगे। अगर मरेंगे तो उनका आइडेंटिटी चल जाएगा धीरे धीरे ये यूनिवर्स से। धीरे धीरे क्या होगा? सभी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। और क्योंकि धीरे धीरे सभी चीज़ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बर्थ रेट मतलब आदमी बच्चे जन्म लेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड मेरा पॉइंट है वह है द न्यू इंडिविजुअल रिप्लेस द ओल्ड एंड द डाइंग पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो हमेशा ओल्ड एंड डाइंग पॉपुलेशन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो पुराने ज़माना के हैं, अब जो न्यू जनरेशन है वो न्यू है। तो वो हमेशा क्या होगा कि पुराने वाले से अच्छा थिंकिंग रखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। मतलब इस ज़माने का लोग, जैसे कि पुराने लोग का एग्जांपल लेते हैं, पुराने लोग को क्या चाहिए था? पेपर चाहिए था। अब न्यू ज़माने वाले लोग को क्या चाहिए? मोबाइल। एक मोबाइल में सब काम हो जाता है, टीवी भी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। पहले क्या था कि टीवी देखो, टीवी अलग, न्यूज़पेपर अलग, खेलने अलग। अब सब कोई क्या कर रहा है? मोबाइल में ही काम कर ले रहा है। तो हमेशा द न्यू इंडिविजुअल रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग पॉपुलेशन। तो ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला है कि ये सब क्वेश्चन डील करने से पहले आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें। हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो लेक्चर में भी इसके आंसर ज़रूर दिया है, तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू एज ए क्लोन। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2010 में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी बुक से ही है। तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ है। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो मतलब एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसे क्लोन क्यों कहा जाता है। तो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बता दिया था कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरली क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली और बायोलॉजिकली क्या होता है? एकदम आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के जैसा। मतलब इसका मतलब क्या है? जो पेरेंट्स होगा, मतलब मानिए कि एक अमीबा पेरेंट्स है, तो इसका जो डॉटर सेल होंगे, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो क्या होंगे? एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने मम्मी मतलब अमीबा का, मतलब एकदम 2 कॉपी। मतलब फोटोस्टेट कभी करवाया है ना, मतलब ऐसे जैसे ऊपर वाला पेज रखा वही से नीचे निकल जाता है। तो इसी का मतलब वही है, एग्जैक्ट कॉपी होता है मॉर्फोलॉजिकली, और उसका जो जीन्स सब एक जैसा होता है, इसलिए उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। तो आंसर होगा ऑफस्प्रिंग इज मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, दैट्स वाई
एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इज रेफर्ड एज क्लोन। तो ये मैंने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप अगर वीडियो देखें हैं तो समझ तो ज़रूर गए होंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्वेश्चन जो है कि स्पीसीज मेंटेन कैसे रहते हैं हर जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में स्पीसीज का जो जनरेशन होता है वो कैसे मेंटेन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में भी पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है, 2009 में। ये जो क्वेश्चन है वो जनरली वेरी शॉर्ट आंसर से आते हैं। तो आप सोचिए क्यों स्पीसीज जो है वो मेंटेन रहता है जनरेशन और जनरेशन के बाद। तो मैंने याद होगा आप लोग को, मैंने डिफिनीशन दिया था रिप्रोडक्शन का, उस समय मैं इसका आंसर दे चुका था। तो देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के वजह से ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिटी जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में, उसके अगले जनरेशन में क्या होता है, एकदम मेंटेन रहता है। किसके वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। मैंने ये क्वेश्चन भी अपने वीडियो लेक्चर के दौरान मैंने डील कर चुका हूँ, मैंने बता चुका हूँ आप लोग से। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने जनरली ये वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डील किया है। आने वाले वीडियो में मैं शॉर्ट का भी करूँगा, पे लॉन्ग का भी करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, नेम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन। फर्स्ट में पोटैटो में, सेकेंड में पिस्टिया में। तो ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है और 2018 में। तो मैंने फोटो के जरिए भी दिखाया था कि पोटैटो में कैसे होता है। तो क्या होता है, पोटैटो में आई बर्ड का फॉर्मेशन होता है। आई बर्ड को हम लोग ट्यूबर भी कहते हैं। और पिस्टिया में मैंने बताया था कि ऑफसेट से होता है। तो आइए देखिए आंसर में जो है मैंने लिखा है कि इन पोटैटो इज आई थ्रू आई एंड ट्यूबर, एंड पिस्टिया में किसके थ्रू? ऑफसेट के थ्रू। तो ये सब मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। ये सब क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। और मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेम द फेजेस दैट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू पास थ्रू बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड है। वो 2011 में भी पूछा हुआ है, 2008 में भी पूछा हुआ है और 2013 में। तो इसका मतलब समझिए क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द फेज, मतलब उस सिर्फ फेज का नाम बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले जो उसका फेज है उसी का नाम बताना है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले जो फेज होता है उसका नाम बताना है। तो क्या था, याद कीजिए कुछ। मैंने बताया था दिस फेज इज जुवेनाइल और एक ग्रोथ फेज। जुवेनाइल फेज को ही ग्रोथ फेज कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि वाई जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, तो आप जनरली बता सकते हैं कि मैंने वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल बताया था कि जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता है। चिल्ड्रेन में, बच्चे में क्या होता है, ग्रोथ होता है। और मैंने बताया था ये भी कि प्लांट में क्या होता है, जुवेनाइल फेज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यू लीव्स आते हैं, न्यू स्टीम्स आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो पेड़ मजबूत होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो के लेक्चर के दौरान ही मैंने बता दिया था। इसलिए कहता हूँ कि NCERT बुक पढ़ें और उसके बाद वीडियो मेरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है, वाई इज कोकोनट प्लांट रेफर्स टू एज ए मोनोसियस। ये क्वेश्चन है 2009 में भी पूछा हुआ है, 2013 में भी और 2015 में। इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोकोनट प्लांट को मोनोसियस क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले मोनोसियस मतलब क्या हुआ। मोनोसियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी और मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग मोनोसियस कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या आंसर। ये कोकोनट प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन वन प्लांट, मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर
प्रेजेंट होते हैं, इसी के लिए हम लोग कोकोनट को कहते हैं मोनोसियस। तो चलिए क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर को डील कैसे करेंगे। मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन पेपर आएगा तो उससे डील कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि कैसे कैसे पैटर्न से और किस किस यूनिट से कैसे कितना मार्क ऑब्टेन होगा। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसे जाकर देख लें अगर नहीं देखें अभी तक। तो देखिए जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड आएंगे और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आइए समझते हैं इसे डील कैसे करना है, इसे लिखना कैसे है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे उसे ज़्यादातर 4 लाइन में लिखें, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ें, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर एक वर्ड में भी है तो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन से उठा लें, थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल थोड़ा सा मतलब एलाबोरेट करें, थोड़ा सा खींच के, और 4 लाइन कम से कम उसे लिख दें। और साथ साथ में स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 लाइन बहुत हो जाएगा। ऐसे 3 लाइन 2 लाइन में भी लिखते हैं तो मार्क थोड़ा कटता है, लेकिन 4-5 लाइन आप कोशिश करें कि वेरी शॉर्ट को लिखें। लोग कहता है कि एक वर्ड में वेरी शॉर्ट है तो एक वर्ड में लिख के छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा। इसे थोड़ा सा अगर जानते हो तो पक्का लिखो, नहीं जानते हो तो लोग 1 वर्ड 2 वर्ड में लिख के चले आते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, जो शॉर्ट आंसर फर्स्ट होगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट होंगे उसमें आपको क्या करना है कि जनरली अगर क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लिखना है, जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो सोचिए कैसे लिखेंगे। पहले टाइप तो जानते हैं हम पहले कि क्या होता है, 2 टाइप है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो बस इतना ही है आपके पास। तो देखिए इसे बढ़ाएंगे कैसे, क्या करेंगे, पहले रिप्रोडक्शन ले लेंगे, पहले रिप्रोडक्शन का डिफाइन कर देंगे, रिप्रोडक्शन का डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी 1 लाइन लिख देंगे। तब आएंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको मतलब दूसरे के कॉपी से आप जितना डिफरेंट लिखोगे उतना ही आपको मार्क ऑब्टेन होंगे, इतना बात याद रखना। और ऐसे लिखोगे तो जाके अच्छा मार्क पक्का गेन होगा आपको। और उस शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को आप कितना में लिखो, कम से कम 1 पेज तो आधा पेज से 1 पेज के बीच में ही लिखो। मतलब 1 पेज कोशिश करो कि 1 पेज 1.25 पेज, मतलब 1 और 3-4 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर लो कि इतना तो पक्का लिखो वेरी शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए। और शॉर्ट आंसर टाइप 1 के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड के लिए क्या हो कि आप कोशिश करें वही 1.5 पेज के आसपास, 1-1.5 पेज तो पक्का लिख दें शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड के लिए। उसके बाद क्या करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। अब लड़का लोग सोचते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप में लिखे क्या, कि इतना ही मेरे पास नॉलेज है तो हम इसे मतलब लंबा कितना खींच सकते हैं, सर कितना 3-4 पेज पे 5 पेज पे कैसे लिखें। तो देखिए क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आएगा उससे सोचिए कि किस किस टॉपिक से रिलेट है। जैसे ही आपको समझ में आ गया कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए कि एसेक्सुअल के बारे में आया है कि एसेक्सुअल के बारे में आप एक्सप्लेन करो, तो जानते हो कितना लिख पाओगे एसेक्सुअल के बारे में, मुश्किल से हमको लगता है 3 पेज लिखोगे। तो अब 2 पेज 3 पेज कैसे एक्स्ट्रा ऐड करें उसमें, तो क्या करें, सबसे पहले रिप्रोडक्शन पे चले जाएं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन में ले लें कि रिप्रोडक्शन ये है, रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है, इसके टाइप ये है। तब आए एसेक्सुअल, तब पकड़ के तब लिखेंगे तो आपको 5-6 पेज आराम से पूर जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपको दूसरा से कॉपी भी डिफरेंट लगेगा। और थोड़ा स्पीड मेंटेन रखें क्योंकि ये 3 ही घंटा का होता है, तो आप टाइमिंग भी मैनेज करके ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप 6 पेज लिखना शुरू करो, टाइम कुछ भी हो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। टाइम मैनेज करते हुए अपना कॉपी को डील करेंगे। अगर ऐसे डील करोगे तो पक्का 100% मैं श्योर हूँ कि अच्छा मार्क गेन कर पाओगे। और इस वीडियो में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आगे वाले वीडियो आने वाला वीडियो होगा उसमें मैंने शॉर्ट आंसर दूंगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड दूंगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर भी दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग के लिए। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 एनिमल दैट एग्जिबिट ओस्ट्रस साइकिल। ये क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो स्ट्रेस साइकिल किस में होता है, तो मैंने ये वीडियो में भी बताया था कि ये जनरली किस में होता है, जनरली काऊ में होगा, शिप में होगा, रैट में होगा। तो ये सब किस में, ये सब में क्या होता है, इस सब में होता है ओस्ट्रस साइकिल होता है। ह्यूमन में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो ये सब के लिए होगा काऊ, शिप और रैट के लिए ओस्ट्रस साइकिल होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी अपने वीडियो में रखा। और अगला जो क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन यूनिक फ्लावरिंग फेनोमेना एग्जिबिट। 2012 में क्वेश्चन किया गया हुआ है और 2013 में। मतलब क्या है कि यूनिक फ्लावरिंग फेनोमेना कौन करता है, तो मैंने वीडियो में बताया है कि 2 करता है। कौन कौन, जनरली बम्बू करता है, बम्बू प्लांट के करता है, और क्या करता है स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना, जो नीला कुरांजी के नाम से जानते हैं इंडिया में। ये 2 यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि बम्बू क्या करता है कि अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में, होल लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करता है, दोबारा वो नहीं करता है। और जो स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना फ्लावर वंस इन 12 ईयर, मतलब कि क्या होता है, नीला कुरांजी भी इन्हीं को कहते हैं। वो क्या होता है, 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, हम लोग को तमिल एरिया में पाया जाता है, सभी पहाड़ों पे। पहाड़ इतना मस्त लगता है देखने में जब ये फ्लावर ग्लो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, एकदम नीला नीला फ्लावर होता है इसका, इसलिए नीला कुरांजी भी इन्हें नाम से जानते हैं। तो आपको जो आंसर अच्छा लगे बम्बू वाला तो बम्बू वाला लिख लें, स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना का भी लगे तो स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना का भी लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है, स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना को इंडिया में कौन सा नेम से जाना जाता है, तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं, नीला कुरांजी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, जनरली तमिल साइड में पाया जाता है, तमिल साइड के रॉक्स पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। राइट द ऑल फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था और मुझे लगा कि ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया अपने वीडियो में। तो कौन कौन सा फेज है रिप्रोडक्शन के लिए, तो आप सोच, ये तो मैंने बताया ही था कुछ पिछले ही वीडियो में कि फर्स्ट होगा जुवेनाइल फेज, इसी को हम लोग ग्रोथ फेज भी कहते हैं। सेकेंड वाला हो जाएगा वो रिप्रोडक्टिव फेज होगा। थर्ड होगा जो सेंसेट फेज होगा। तो जनरली जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि ग्रोथ फेज, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ग्रोथ फेज में जाएगा, धीरे धीरे अपना ग्रो करेगा। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि यहाँ पे वह रिप्रोड्यूस करने का क्षमता उसके अंदर आ जाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन वर्क, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और सनसेट फेज में मतलब फिर से वो बुढ़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उनका शरीर में गिरावट आने लगेंगे। ये सब मैंने पुराना वीडियो में मैंने आप लोग को बता चुका था। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। ये जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपको 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 2013 में भी क्वेश्चन किया गया हुआ है, 2015 में। तो मैंने ये एसेक्सुअल स्टार्ट किया था, उसी समय बताया था कि जनरली एसेक्सुअल से जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होंगे वो जनरली सेल डिवीजन से ही होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका एग्जांपल दीजिए। तो मैंने लगभग हर वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो इसका आंसर होगा अमीबा एंड पैरामेसियम। इसका क्वेश्चन पहले समझते हैं, एक बार और पहले समझ लो कि क्वेश्चन कहता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ वो सेल डिवीजन के थ्रू हुआ, मतलब सेल उसका डिवाइड होकर वो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ अमीबा का। अमीबा क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म है, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 हाफ में ब्रेक करके और दो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, सेल डिवाइड कर गया। तो आधा सेल एक ऑर्गेनिज्म में, दूसरा सेल एक ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन मैंने वीडियो लेक्चर के दौरान ही ये सब समझा दिया था आप लोग को, लेकिन एक जगह क्वेश्चन लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप पहले तो वीडियो लेक्चर अच्छा से देखें, उसके बाद ये सब क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं कि चलिए वहाँ पे समझ गया, यहाँ पे
क्वेश्चन देखते ही आप अपने मन में आंसर ज़रूर सोच लें कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आपका ब्रेन पावर भी अच्छा होगा, आपको रिमेम्बरिंग पावर भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और आप अच्छा मार्क भी स्कोर करेंगे। जनरली तो आज तक आजकल के बच्चे तो सोचते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से पास हो जाएंगे। तो ठीक है, आज आप पास हो जा रहे हो, सरकार आपको पास करवा दे रहा है, आगे क्या होगा, जॉब लेने समय क्या होगा, ऐसे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं। तो आप अपना तैयारी करते रहें, आगे जो होगा वो देख लेंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो आप खुश रहोगे, होगा भी तब भी, नहीं तो एकाएक बर्डन आप पे ऊपर आएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा, आप भगवान से मनाने लगोगे। भगवान भी उसी का साथ देता है जो कुछ काम किया होता है। अब थोड़ा थोड़ा मतलब डेली थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप अच्छा खासा मार्क गेन कर सकते हो। आप कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो कि 10 घंटा 12 घंटा आपको पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा सा डेली पढ़ोगे तो अच्छा खासा मार्क गेन होगा। तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, विच रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड। तो सोचिए आप कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर होता है। तो एक तरह से लोग सोचेंगे कि सेल डिवीज़न वाला अच्छा होगा, नहीं, हमेशा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बेटर मोड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में होता है कि सेल डिवाइड कर गया जनरली, तुरंत ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, तो उसके लिए कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली पेरेंट्स से सेम होंगे, उसका ऑफ स्प्रिंग, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जैसा पेरेंट्स काम करेंगे ऐसे ही आगे जाके क्या होगा, उसका ऑफ स्प्रिंग भी करेंगे, कोई न्यू उसमें क्षमता नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात आता है तो वहाँ पे उसमें वेरिएशन आता है उसके ऑफ स्प्रिंग में। तो मेरा आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बिकॉज इन दिस रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज अकर इन ऑफ स्प्रिंग, इसमें वेरिएशन होगा। क्यों वेरिएशन होगा? क्योंकि कुछ पेरेंट फादर से कुछ गुण आएंगे, कुछ मदर से गुण आएंगे, ये दोनों गुण मिला के एक नया गुण बच्चे में आ जाएंगे। और इस सेक्सुअल में क्या होगा कि अपना एक ही पेरेंट्स से ही होगा। तो ये तो समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या है, व्हाट इज प्रोलिफरेशन। 2013 और 2014 में क्वेश्चन किया गया हुआ है, और मैंने ये जब रीजनरेशन पढ़ा रहा था उसी समय ये मैंने क्वेश्चन आप लोग को, मतलब ये टर्म प्रोलिफरेशन मैंने बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो गया आंसर। जनरली क्या होता है प्रोलिफरेशन में, जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोलिफरेशन होता है, उसका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्पीड से क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, मतलब वो उसका ग्रोथ आ जाएगा। उस सेल में क्या होगा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्पीड से वो सेल, वहाँ का सेल ग्रोथ करने लगता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो प्रोलिफरेशन मीन्स टू ग्रो बाय द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्ट, सेल, बॉड और ऑफ स्प्रिंग। क्या होगा, जो न्यू पार्ट होगा, सेल होगा, बॉड होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा, उस सब में क्या होगा कि रैपिड प्रोडक्शन होने लगेगा उसका सेल का, उसका बर्ड का और ऑफ स्प्रिंग का। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि क्या होता है प्रोलिफरेशन में, कि कंटिन्यू इसमें बहुत स्पीड से उस मतलब पार्ट का वो सेल बहुत स्पीड से ग्रोथ करने लगते हैं। ये जनरली आपको अपने घर में लिजार्ड में देख सकते हैं कि उसका जैसे ही वहाँ का उसका टिल कटता है, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होना से स्टार्ट हो जाता है, और तुरंत मतलब 1 दिन के अंदर देखोगे कि उसमें थोड़ा सा ग्रोथ आ गया उसके पोच में। वो किसके वजह से हुआ, प्रोलिफरेशन के वजह से हुआ। तो चलिए अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने अपने पहले ही वीडियो लेक्चर के दौरान ही सभी क्वेश्चन का देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, अगर देखे होंगे आप, अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो ये सभी आंसर क्वेश्चन सभी वो जो है वो सभी मेरे वीडियो लेक्चर से मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि क्यों
फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में मेजर डिफरेंस बताना है कि क्यों फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन अलग अलग हैं। जनरली दोनों में क्या होता है कि जो ब्रोकन पार्ट होता है, एक्सीडेंटली ब्रोकन पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाता है। तो आइए इसका समझते हैं। पहले मैंने फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हर फ्रेगमेंट क्या होगा, फ्रेगमेंट ब्रोक कर जाएगा, हर एक पार्ट वहाँ से ब्रोक करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो जाएगा। मैंने ये बता चुका हूँ डिफिनीसन जब दिया था फ्रेगमेंटेशन का उस समय, कि उसका मतलब एक फ्रेगमेंट, जिससे एग्जांपल ले लेते हैं एक ट्री का। तो नॉर्मली ट्री में क्या होगा, स्टेम होता है, तो एक स्टेम सीधा गया, एक स्टेम इधर गया, तो उस स्टेम को अगर काट के कहीं और लगा देंगे तो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। जनरली सभी प्लांट में नहीं होते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि ऐसा ही ऑर्गेनिज्म में हुआ फ्रेगमेंटेशन के दौरान, कि एक अथी है ऑर्गेनिज्म है, उसका एक फ्रेगमेंट कट गया एक्सीडेंटली, और वो क्या हुआ कि न्यू ऑर्गेनिज्म में जन्म ले लिया। और रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन में जनरली क्या होता है कि जैसे जनरली क्या होता है तो एक्सीडेंट के दौरान उसका मतलब एक पोच कट गया, किसी का पोच कट गया। जनरली किस में देखें, लिजार्ड में। मैंने ये पिक्चर के थ्रू भी मैंने बताया था कि एक्सीडेंटली किसी का पार्ट ब्रोक हुआ, जैसे ही ब्रोक होगा वो क्या होगा, उसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे न्यू पार्ट उसका ऑर्गेनिज्म हो जाता प्रोड्यूस हो जाता है, और उसमें कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड नहीं होता है। तो आप आंसर में देख सकते हैं कि क्या है, आंसर क्या लिखा हुआ है। चलिए अब आंसर को देखते हैं कि क्या है आंसर। आंसर जो है, इन फ्रेगमेंटेशन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। मेजर डिफरेंस बताना है कोई एक। तो क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। रीजनरेशन में जनरली क्या होता है कि वो जो लॉस्ट पार्ट है, एक्सीडेंटली जो पार्ट टूटा है, वो क्या हो जाता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, वो जो लॉस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, रीजनरेट हो जाता है। उसमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन अभी तक ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। जो रोज प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है उसे बताना है, स्टेट करना है, और वो मेथड क्या है। तो ये क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है, 2017 में ये क्वेश्चन नीट्स में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। आंसर है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड होता है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, लाइक कटिंग आर यूज टू ग्रो रोज प्लांट। क्या किया जाता है, रोज प्लांट को काट लिया जाता है आर्टिफिशियली, काट कर, और उसे जाके कहीं गाड़ दिया जाता है, और गाड़ कर न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर लिया जाता है। तो मैंने ये वीडियो लेक्चर में बताया था कि जनरली हम लोग बच्चे थे तो उस समय क्या करते थे, दूसरे के गेट पे जाके वहाँ से काट कर ले आया चुरा कर, और अपने गेट पे लगा लेते हैं। तो मैं ये भी क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ये क्वेश्चन जनरली नीट में रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के बेसिस पे भी लिया है कि ये अगर कहीं CBSE बोर्ड वाला का सर फिर कहीं नीट का क्वेश्चन उठा के देखा तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ वही डाल दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज गेस्टिनेशन पीरियड। जो क्वेश्चन नीट 2014 में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं गेस्टिनेशन पीरियड। मैं ये बता चुका हूँ लेकिन फिर भी समझते हैं गेस्टिनेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टिनेशन पीरियड मैंने बताया था कि क्या होता है। गेस्टिनेशन पीरियड में जनरली जब बच्चा मतलब माँ के गर्भ में रहता है और वो समझ में आने लगता है कि बच्चा ग्रो करना लगता है, उस समय से लेकर जब तक बच्चा जन्म नहीं ले पाता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग गेस्टिनेशन पीरियड कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं आंसर क्या है। गेस्टिनेशन इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। आइए समझते हैं कॉन्सेप्शन क्या होता है। कॉन्सेप्शन मतलब जब तक वो चीज़ पता ना चल जाए उस चीज़ को हम लोग कंसेप्शन कहते हैं। तो जब तक वो मतलब बच्चा पता नहीं चल जाए कि बच्चा ग्रोइंग कंडीशन में आ गया है, उस समय से लेकर कब तक, बर्थ तक मैंने जनरली ये बताया था। और ह्यूमन में कितना दिन का होता है गेस्टिनेशन पीरियड, तो 9 मंथ। 9 मंथ मतलब 217 to 280 डेज का होता है। तो ह्यूमन में कितना दिन का हुआ, 270 से 280 दिन का गेस्टिनेशन पीरियड हुआ। और इसमें अगर
क्वेश्चन ये भी आ गया कि व्हाट इज कंसेप्शन, तो आप बता सकते हैं कि जब तक वो चीज़ को नोइंग समथिंग, कन्फर्म्ड नोइंग समथिंग, जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाए कि क्या है वो चीज़, उस सबको ही हम लोग कहते हैं गेस्टिनेशन पीरियड। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया। जनरली कितना देखा है, चलिए पहले काउंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन, छः क्वेश्चन, सात क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14, ये 15वां क्वेश्चन, ये था 16वां क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए, और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो किस लिए कि इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान रहे हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ कहा था कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, मैंने बताया है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन लॉन्ग, जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप पिक्चर बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा, खासकर बायोलॉजी में क्या करना है कि जिससे रिलेट क्वेश्चन हुआ, जैसे रीजनरेशन हुआ, तो आप जनरली कोशिश कीजिए कि लिज़ार्ड का फ़ोटो देखकर उन्हें इलाबोरेट कीजिएगा। अगर जैसे ही पिक्चर आप बनाओगे, वैसे ही एग्जामिनर का दिमाग हंट करेगा, वहाँ पे आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। हमेशा ये दिमाग में, क्वेश्चन जैसे ही कॉपी आपको मिले तो ये दिमाग में जरूर रखना है कि सबसे डिफरेंट हमें कॉपी लिखना है। मतलब वो नहीं डिफरेंट, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड ही लिखना है, मतलब जो आंसर होगा मतलब उसी के अनुसार से लिखना है, लेकिन डिफरेंट में लिखना है। जैसे आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, आप पॉइंट में एक शॉर्ट पॉइंट बनाएंगे, मतलब छोटा पॉइंट, और उस पॉइंट से लेके तब इलाबोरेट करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छा मार्क गेन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और एक गेस्टिनेशन पीरियड तो समझ गए, कंसेप्शन भी समझ गए। अब देखते हैं विच ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्गेस्ट गेस्टिनेशन पीरियड, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका लॉन्गेस्ट गेस्टिनेशन पीरियड होता है। मैंने जनरली ये बताया था कि जनरली ये किस में होता है, एलिफेंट में होता है। कितना दिन का होता है, 642 660 डे।